जिस भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अपनी पूरी जान लगा दी थी, अब उसी भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी रैलियां होती है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के सामने वही छात्र आंदोलन करने के लिए पहुंच गए थे जिन्होंने 2024 के अंदर शेख हसीना की सरकार को हटा दिया था और बांग्लादेश में एक अराजक सरकार का निर्माण किया। शेख हसीना भारत आ गई, इसलिए भी बहुत सारे कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश के अंदर भारत से नाराज हैं। हालांकि शेख हसीना का भी बांग्लादेश के अंदर अपना एक जनाधार है। बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है और अब बांग्लादेश कह रहा है कि जो शेख हसीना भारत के अंदर है उसका प्रत्यर्पण बांग्लादेश को किया जाए, लेकिन भारत इस पे किसी प्रकार का कोई विचार नहीं कर रहा है। वैसे आज़ादी के समय भी बांग्लादेश में ही सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा दंगे बंगाल वाले इलाके के अंदर ही हुए थे। ये तो पाकिस्तान ने जब इनका शोषण किया तब इनको भारत की याद आई थी और जब भारत ने इनकी मदद कर दी और जब ये एक विकास की राह पर निकल पड़े थे, फिर वापस इनको कट्टरपंथ की तरफ जाना था और अपनी बर्बादी के रास्ते को चुनना था और उसी राह पर बांग्लादेश वर्तमान के अंदर है। भारत का विरोध करने और चाइना का साथ पाने से बांग्लादेश का विकास नहीं होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये बांग्लादेशी भारत का विरोध भी करते हैं और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी ही भारत में आना चाहते हैं, चाहे पर्यटक के रूप में आए या फिर घुसपैठियों के रूप में। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की किसी भी देश के साथ में लगती हुई सीमाओं में सबसे लंबी है। हाल ही के अंदर गृह मंत्रालय ने संसद में एक जानकारी दी जिसके अंदर बताया गया कि इस सीमा पर लगभग 80% बाड़बंदी कर दी गई है, 20% दूरी पर अभी बाड़बंदी नहीं हुई है। पाकिस्तान के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो उसमें बताया गया 93% बाड़बंदी अभी तक हो चुकी है। बांग्लादेश से ना केवल बांग्लादेशी आते हैं बल्कि रोहिंग्या भी बांग्लादेश के रास्ते ही भारत आते हैं। और बंगाल वाली जो जगह है वहां पे हमारा दलदली इलाका है, नदियों वाला इलाका है, इसलिए थोड़ी सी बाड़बंदी को लेकर समस्या भी रहती है। तो वहां पे ये घुसपैठ करते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर ना केवल वहां की डेमोग्राफी को बिगाड़ते हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के सामने भी ये बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो ये आजादी के समय भी चुनौती थे, उसके बाद में कुछ समय तक पाकिस्तान ने इनको बैलेंस रखा था और पाकिस्तान से भारत ने ही इनको बचाया था। आज भी बांग्लादेश की जब सिलेबस की किताबें पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर बताया जाता है कि हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ी थी, हमारी मुक्ति वाहिनी सेनाएं थी। भारत का जिक्र ये उस रूप में नहीं करते जिस रूप में करना चाहिए। भारत ने बाकायदा इसी बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले ली थी, अमेरिका से लड़ाई मोल ले ली थी, लेकिन बांग्लादेश एहसान फरामोश हमेशा से रहा है। लेकिन जब जब वहां पे कुछ सरकारें ऐसी भी रही है जो कि भारत का समर्थन करती है, जैसे शेख हसीना की सरकार थी, वो भारत की समर्थित सरकार थी। शेख हसीना के दौरान बांग्लादेश ने अपनी विकास की राह भी पकड़ी थी, लेकिन फिर वापस कट्टरपंथियों ने वहां पे सत्ता हासिल करने के लिए एक आंदोलन करवा दिया और उस आंदोलन के कारण बांग्लादेश की पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है। अब बांग्लादेश भले ही चाइना की तरफ कितना ही देखते हो, लेकिन चाइना उसी रूप में इसकी मदद करेगा जिस रूप में यह भारत को थोड़ा अनस्टेबल कर सकता है, क्योंकि भारत और चीन का जो मुख्य विवाद है वो नॉर्थ ईस्ट को लेके है और खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को। और बार बार ये बांग्लादेश के अलग अलग मंत्री हो या वहां की अंतरिम सरकार का मुखिया, उसके द्वारा भी बाकायदा चीन के अंदर जाके कहा जाता है कि भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं वो भारत से अलग होना चाहते हैं। तो ये लोग वहां पे अनस्टेबिलिटी स्थापित करना चाहते हैं। त्रिपुरा की बॉर्डर हो, मेघालय बॉर्डर हो, असम बॉर्डर हो, बंगाल बॉर्डर हो, सब जगह ये लोग अपने ये प्रयास करते हैं, लेकिन भारत की सशस्त्र बल पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करते हैं। पहले भारत से जो गायों की तस्करी हुआ करती थी वो भी बांग्लादेश में ही हुआ करती थी और इसी तस्करी से गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश बांग्लादेश बना हुआ था। भारत से सिक्कों की तस्करी होती थी, ये लोग ब्लेड बनाया करते थे। तो बाद के अंदर ये एक समय के बाद में तस्करियां रुकी और उसके बाद में बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था उसके सामने भी चुनौती आई। बांग्लादेश के सामने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये आया था कि वहां का सिलाई उद्योग बेहतर अवस्था के अंदर आ चुका था। उसको अलग अलग देशों से छोटे छोटे काम मिल रहे थे, लेकिन ये लोग काम करने की बजाय अपने आप को उस रास्ते पे लेके चले गए जो इनके देश को बर्बाद करता है। आज भले ही ये लोग जैन जी के आंदोलन के नाम पे
अपने आप को मॉडर्न दिखाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिस जिस देश ने इस प्रकार से ये जेन जी के युवा आंदोलन किए हैं वो देश बर्बादी के रास्ते पर ही गए हैं। आज बुरे हालात हैं नेपाल के भी, बुरे हालात बने मिस्र के भी, बुरे हालात बने ट्यूनीशिया के भी, लीबिया के अंदर, जहां जहां पे उस जमाने में 2010 के आसपास जैस्मिन रिवॉल्यूशन हुई थी, फिर ये जेन जी रिवॉल्यूशन होता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है वहां पर जेन जी रिवॉल्यूशन हो रहा है, और इस रिवॉल्यूशन के करवाने के अंदर बहुत सारे अन्य देशों का भी भूमिका होती है, जो कि भारत को एक प्रकार से अनस्टेबल करना चाहते हैं ताकि भारत के अंदर उनकी इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़े। और भारत उनके लिए एक मार्केट है, और अगर अनस्टेबिलिटी आसपास के देशों में होती है तो भारत उसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उन देशों से खरीदेगा, तो भारत उस सुरक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक बन सकता है। इसलिए भी ये अनस्टेबिलिटी फैलाने का प्रयास करते हैं। तो बांग्लादेश को भी ये समझने की जरूरत है कि भारत का विरोध करने से उनका विकास नहीं होना है। उनको कुछ समय के लिए मानसिक संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन परमानेंट संतुष्टि उन्हें भारत के साथ से ही मिलेगी, क्योंकि सबसे लंबी बॉर्डर उनकी भारत के साथ में ही है, और भारत हमेशा से ही बांग्लादेश का हितैषी रहा है।